Hello and welcome, my dear students. Welcome again to your educational platform. और आप देख रहे हैं एग्जाम हट। देखिए एग्जाम हट पे हम हर रोज नई नई वीडियोस आप लोगों के लिए डाल रहे हैं। आपकी भी कोशिश रहनी चाहिए कि हम अच्छा पढ़ें। तो हम प्लस टू क्लास का एटम न्यूक्लियाई कर रहे हैं और एटम न्यूक्लियाई के अंदर मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा दिया है, जिनके अंदर हमने थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल को पूरा डिटेल में स्टडी किया था। उसके बाद हमने न्यूक्लियस को स्टार्ट किया, न्यूक्लियाई क्या है, उसके बेसिक टाइप क्या क्या है वो सीखा और उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या है वो पूरा लास्ट लेक्चर तक हमने सीख लिया। आज हम सीखने वाले हैं न्यूक्लियस जो है उसकी स्टेबिलिटी और बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस जिसको हम कह रहे हैं वो क्या होता है और बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है, इसको हम डिटेल में समझें उससे पहले अपने को जरूरी है कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेना। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पढ़ाई थी और मैंने कहा था कि और डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज हम देखिए यहाँ पे तीन जो मैंने मेन फैक्टर्स लिखे हैं जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है, फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो ये दो जो फैक्टर हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हम इनके बारे में ही बात करेंगे। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अगर हम देखें, जैसे जितने लाइटर न्यूक्लियाई होंगे, जितने हल्के न्यूक्लियाई होंगे, उनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ऑलमोस्ट 1 के अप्रोक्सीमेट रहता है। जितने स्टेबल न्यूक्लियाई है, अगर इनका ग्राफ आपने देखा हो तो ग्राफ में हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है ये जिसमें न्यूट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन है, ये वो लाइन है। और जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाएगा न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो भी कुछ वेरी करता चला जाएगा। मतलब इसको हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। मैक्सिमम न्यूक्लियाई मतलब हमें इस रीजन में मिलेंगे, यहां इस रीजन के अंदर मिलेंगे। ऐसा एक्चुअल में क्यों हो रहा है, इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि जैसे जैसे उनका साइज बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है उनके अंदर ज्यादा हो जाते हैं। देखो यहां पे मिलेंगे सारे न्यूक्लियाई, इस रीजन में मैक्सिमम न्यूक्लियाई जो है इस रीजन में मिलते हैं, यानी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो उनका ग्रेटर देन 1 होता है। तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऐसा करते होते हैं। क्यों करेंगे उसके पीछे भी वजह देखिए, हम जानने की कोशिश करते हैं। एक न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन हैं, लेकिन हमें पता है प्रोटॉन की काउंटिंग जितनी ज्यादा है, बेशक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स से बहुत वीक है, लेकिन फिर भी वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो न्यूक्लियस को अनस्टेबल करने की कोशिश करेगा। अब हमें पता है न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, तो उनके बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट नहीं करता। तो यानी कहने का मतलब यह है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होता चला जाएगा। ठीक है, और ऐसा खास करके अगर हम ये कहें कि इक्वल है तो लाइटर न्यूक्लियाई है, उनका न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, तो यानी उस केस में हम ये कहें कि न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है वो भी अपने को पता है 10⁻⁻15 मीटर है। तो न्यूक्लियस बहुत छोटा है तो इसीलिए उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रोंग होता है। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा तो हमें पता है साइज बढ़ने से उसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है, तो न्यूक्लियर जो फोर्स है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में वो इफेक्टिव अपना रोल प्ले करना शुरू करता है। तो बेसिकली उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम्बीट करने के लिए न्यूक्लियाई क्या करते हैं, अपने अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन तैयार कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है जितने ज्यादा हम देख रहे हैं कि जितने जितने साइज में बड़े होते जाएंगे न्यूक्लियाई, उनके अंदर न्यूट्रॉन्स ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू प्रोटॉन। सो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो उनमें ज्यादा होता है। सो न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो पे लाई करती है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। फिर आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। हमने बाइंडिंग एनर्जी के बारे में सिर्फ यही बताया था कि किसी भी न्यूक्लियस को स्प्लिट अप करना है इनटू इस कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स और उनको इतना दूर लेके जाना है कि उनके बीच में कोई इंटर न्यूक्लियर फोर्स जो है उनके बीच में एक्ट ना करे। तो आपने कितनी एनर्जी स्पेंड की, दैट एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी।
ठीक है। और अगर हम एक ही न्यूक्लियन को निकाल रहे हैं, सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब अपने को ये पता है न्यूक्लियस जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये चीज अपने को क्लियर होना चाहिए। तो यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी क्या करता है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। ये हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। इवन ऑड नंबर, ऐसा अमूमन देखा गया जेड की वैल्यू यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों ही अगर इवन नंबर में है तो ऐसे 60% न्यूक्लियाई स्टेबल मिले हैं। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही ओड हैं तो कुछ एक या दो न्यूक्लियाई को छोड़ करके मतलब 3-4 न्यूक्लियस है जो स्टेबल है, बट इसके पीछे का प्रैक्टिकल रीजन अपने को भी नहीं पता है। लेकिन ऐसा जो है नेचर के अंदर है जो हम अभी तक नहीं जान पाए हैं, तो वो उनमें से एक ये भी है। अब हम बात करते हैं मास डिफेक्ट क्या होता है। देखिए न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में हम जब स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा कि एक स्मॉल सा मास डिफेक्ट, स्मॉल सा चेंज इन मास जो है वो बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। तो मास डिफेक्ट है क्या और इसका बाइंडिंग एनर्जी के साथ में क्या रिलेशन है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के साथ में क्या रिलेशन है, लेट्स फाइंड आउट। देखिए सबसे पहले मास डिफेक्ट का मतलब क्या है। मान लो मेरे पास में एक न्यूक्लियस है, सपोज करो हमने एक न्यूक्लियस कंसीडर किया, ये एक न्यूक्लियस है और इसके अंदर 10 न्यूक्लियॉन्स है, 10 न्यूक्लियॉन्स है और मैंने क्या किया, इनको एनर्जी दी। इस एनर्जी को मैंने इन न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग स्प्लिट अप कर दिया। अब ये फ्री है, ये न्यूक्लियस के अंदर बाउंड नहीं है, इनके ऊपर कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं एक्ट कर रहा। तो मैंने अब इन 10 न्यूक्लियॉन्स का वेट मास मेजर किया। ठीक है, इनका 10 न्यूक्लियन का मैंने मास मेजर किया और इन्हीं से बने हुए न्यूक्लियन, इन्हीं न्यूक्लियन से बने हुए न्यूक्लियस का भी मास मेजर किया। तो देखेंगे कि जो न्यूक्लियस का मास है वो कम है एज कंपेयर टू देयर मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस। तो जो डिफरेंस है मास का, वो डिफरेंस ही मास डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है, यानी जो कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स है न्यूक्लियस के, उनके हम अगर फ्री स्टेट में उनका मास मेजर करें और उन्हीं से बने हुए न्यूक्लियस का मास मेजर करें, उनका जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मास डिफेक्ट बोल रहे हैं। और ये जो मास डिफेक्ट है ये क्या करता है, इस मास डिफेक्ट के चलते ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर और वो बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट में होती है, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। सो द मास डिफरेंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स, देखिए कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स इन फ्री स्टेट एंड द मास ऑफ न्यूक्लियस, उसी से बने हुए न्यूक्लियस का मास, उनका डिफरेंस ही क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट कहलाता है। अब ये मास डिफेक्ट को हम समझते हैं एक्चुअल में होगा कितना, इसको मैंने लिखा देखो डेल्टा एम, मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से रिप्रेजेंट किया, मास ऑफ सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उनका टोटल मास हमने मेजर किया, उसके बाद उसमें से माइनस कर देते हैं न्यूक्लियस के मास को, तो ये डेल्टा एम आ जाएगा यानी मास डिफेक्ट आ जाएगा। अब एक न्यूक्लियस की जब हमने बात की थी तो इस न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है Z नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ठीक है, ओके, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसके अंदर और A माइनस Z नंबर ऑफ इसमें क्या है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के मास को हमने लिख दिया mp और A माइनस जेड जो है न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन का मास हमने mn से रिप्रेजेंट कर दिया। सो टोटल मास उनकी फ्री स्टेट में कितना हो जाएगा, ZmP, क्योंकि Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का मास mp हुआ, Z इंटू mp और प्लस में हमने A माइनस जेड न्यूट्रॉन्स और माइनस कर देते हैं न्यूक्लियस के मास को, कैपिटल M यहां न्यूक्लियस का मास है, तो ये डेल्टा M हो जाएगा। अगर हमें पता है कि न्यूक्लियस अकेला थोड़ी मिलेगा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करते हैं। अब अगर हम न्यूक्लियस को स्प्लिट अप करना चाहेंगे तो डेफिनेटली अपने को इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी को समझना पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे फिर अगर हम न्यूक्लियस के अलावा मास ऑफ एटम की बात की जाए तो यहाँ पे ZmP प्लस Zme ले लिया मैंने। Zme एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि एटम के अंदर Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, उसका मास आ गया। ठीक है, ये एज इट इज न्यूट्रॉन, ये टोटल हमारे टोटल जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका टोटल मास हो गया कंस्टिट्यूएंट, और ये
मास ऑफ एटम, उन्हीं से बना हुआ, ये फ्री स्टेट में मास है सारे कंस्टिट्यूएंट्स का, और ये एटम का मास m डैश मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, माइनस करेंगे तो ये डेल्टा m आ जाएगा, चाहे आप यहां से निकालो यहां से निकाल लीजिए। सो मास डिफेक्ट समझ में आ गया। मास डिफेक्ट आगे हमारा क्या काम आने वाला है, क्या रोल प्ले करेगा, वो बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है पैकिंग फ्रैक्शन, यानी पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन कितना है, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन कितना है। जिस न्यूक्लियस का पैकिंग फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा एम अभी हमने कैलकुलेट किया था पर न्यूक्लियन कितना है, और डेल्टा एम का मतलब ये जो डिफरेंस है एम, कैपिटल एम माइनस ए डिवाइड बाई ए, इसको हम डेल्टा एम कह सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन कह सकते हैं। इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकती है, ठीक है। ये है पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी। देखो बाइंडिंग एनर्जी हम वैसे तो पढ़ चुके हैं, बाइंडिंग एनर्जी की स्टेटमेंट जो है आप लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट अप ए न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स एंड पुल देम इनफाइनेटली अपार्ट। मतलब इनफाइनेटली अपार्ट लेके आना है, क्यों लेके आना है, सो दैट कि उनके बीच में कोई न्यूक्लियर फोर्स एक्ट ना करे। अगर करेगा तो फिर जो है एग्जैक्टली वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अभी भी उसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रहा है। मतलब हम उसको इतना जो ज्यादा दूर लेके जाएंगे सो दैट कि उनके बीच में कोई न्यूक्लियर फोर्स एक्ट ना करता हो। सो वेल बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वायर, जितना मास डिफेक्ट था, आइंस्टीन की इक्वेशन यहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं, मास एनर्जी इक्विवेलेंस डेल्टा एम सी स्क्वायर, और डेल्टा एम आपने कैलकुलेट किया था जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन का मास इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये टोटल न्यूक्लियॉन्स का मास हो गया, उसमें से हम न्यूक्लियस के मास को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये डेल्टा एम और इनटू में सी स्क्वायर, इनटू में सी स्क्वायर, ये आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। बट ध्यान रहे यहां पे स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है मीटर पर सेकंड में लेंगे, मास यहां डेल्टा एम जो आएगा वो केजी में होगा, तो जो एनर्जी निकल के आएगी वो किस में आएगी, जूल में आएगी, किस में आएगी, जूल में। लेकिन हमारे जितने भी क्वेश्चंस हम लगाएंगे, पीवाईक्यूज लगाएंगे, उसमें कहीं पे भी एनर्जी जूल का बहुत कम ही देखने को मिलेगा, सारे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलेगी। और ये याद रखना जब भी मास डिफेक्ट डेल्टा एम मास डिफेक्ट अगर 1 AMU है, 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर मास डिफेक्ट इतना है यानी 1 AMU के बराबर होने का मतलब क्या हुआ, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg का अगर मास डिफेक्ट है, इस मास डिफेक्ट से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात कर रहा हूं, 931 पॉइंट समथिंग कुछ और होता है, बट 931 हम लेके कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे वही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करते हैं, यहां तो हमने लिखा था बाइंडिंग एनर्जी, सिंपली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब ये जो एनर्जी आई है इसके डिवाइड बाय में मैं ए लिख सकता हूं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो जाएगा। और अगर मुझे डायरेक्ट ही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो आप सिंपली लिख सकते हो पैकिंग फ्रैक्शन डेल्टा एम बाई ए इंटू में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन आ जाएगा। या फिर आप इस मेथड से जा सकते हो, डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन ए करेंगे, क्योंकि ए क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। अब ये जो एनर्जी आएगी ये किस में आएगी, ये जूल में निकल के आ रही है, लेकिन हमें तो किस में कन्वर्ट करना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बेटर ये होगा कि ये जो फ्रैक्शन है ये तो किस में होना चाहिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आए, ठीक है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 931 ये ले लेंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आप लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लो कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन में ये बन रहा है कुछ, हमने ए बी सी बना दिया कुछ, अब हमें नहीं पता इसमें क्या है, इसका जो मास है कुछ दे रखा होगा, इसका कुछ मास दे रखा होगा, इसका कुछ मास दे रखा होगा, जो डिफरेंस आएगा डेल्टा एम किसके बराबर होगा, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ठीक है, माइनस करेंगे मास ऑफ सी, तो ये हमारा डेल्टा एम आ गया। ये अगर इसका भी मास हमें AMU में गिवन है, इसका भी मास अपने को AMU में गिवन है, और इसका भी मास AMU में गिवन है, तो जो मास डिफेक्ट आएगा वो भी किस में आएगा, AMU में आएगा, एटॉमिक मास यूनिट, या सिंपली यू लिखा होता है, ठीक है।
अब जो एएमयू में आया है 1 एएमयू के रिगार्डिंग, अगर मास डिफेक्ट डेल्टा एम 1 एएमयू है तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमारे पास कितना आया है एक्स एएमयू आएगा, तो एक्स एएमयू यानी एक्स इंटू हम क्या करेंगे, एक्स इंटू हम लिखेंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी हो जाएगी। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट जो है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो ये, और बाइंडिंग एनर्जी कर्व का जो बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन भी पेपर में पूछा जाता है, तो उनके लिए भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं भाई। जो हमने ये चीज बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछेगा तो एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी भी लिख समझ लेते हैं। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड क्लासेस के लिए। बाकी आप क्वेश्चंस करोगे, पीवाईक्यू हमारे नीट जेई में भी बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी। देखो बाइंडिंग एनर्जी पर एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वलेंस। क्या बोलता है कि जो E होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर के बराबर होगा। अब मेरे पास में कोई एक एटम है, ठीक है, जिसको मैंने एक्स जेड ए से रिप्रेजेंट किया, ये कोई एटम है। अब अपने को पता है इसमें जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ए माइनस जेड नंबर ऑफ उसमें न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियॉन कितने हैं, ए के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एनर्जी देंगे, स्प्लिट अप करेंगे, या फिर ये कहेंगे इसको स्प्लिट अप करने के लिए एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए अपने को चाहिए डेल्टा एम। और ये डेल्टा एम कितना है, अभी हम पढ़ के आए हैं, मास डिफेक्ट जिसको हम बोल रहे हैं। देखो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, अगर ये न्यूक्लियस स्प्लिट अप किया हो, इस पूरे एटम को हम स्प्लिट अप कर देते हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग न्यूक्लियॉन्स पड़े, उनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो ऐसे में z नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस में z नंबर ऑफ उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का मास आ गया, प्लस में हम लिखेंगे a माइनस z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के मास को हमने mn से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, डेल्टा एम आ गया। इस डेल्टा एम को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी अभी डेल्टा एम नहीं आया, ये तो मास है कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स और इलेक्ट्रॉन का। अब हम मास ऑफ एटम लेंगे, मास ऑफ एटम, एटम के मास को हम m से m x z a से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये मास इसका है, तो मैंने यहां लिख दिया m x z a, ठीक है। रफ कर देते हैं, माइनस यहां पे मैंने मास ऑफ क्या लिखा है, एक्स जेड ए, मतलब इस एटम का जो मास होगा वो ये है, इनटू में हम सी स्क्वायर कर दें, तो ये बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। सारा समझ में आ गया होगा, मैंने किया क्या है अच्छे से समझ लो। सबसे पहले जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन लिए और प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाई किया, ये न्यू इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, टोटल जितने भी एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उनका मास ये है, और इसमें से माइनस कर देते हैं एटम का मास, ठीक है, और इनटू में सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है, ये कर्व बनाना आता है पेपर में, ठीक है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, सबके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये
एक्चुअल में बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है, पहली बात तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है किसके बीच में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में ये कर्व बनाया गया है। जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने विद रिस्पेक्ट टू मास चेक की है। तो एक कर्व जो है अपने को समझ में आता है, ऐसा कर्व बनता है। यहां पे पहले पीक मिलती है, फर्स्ट पीक मिलती है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखिए, एक फर्स्ट पीक यहां मिल रही है, फिर सेकंड पीक, थर्ड पीक, ठीक है। इस तरीके से मतलब जो है ये देखिए यहां से ऐसे, फिर ऐसे, और ये तीन यहां पीक बनाने के बाद जो है हम ऐसा कर्व जो है इसको लेके जाते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात? आप नोट करोगे कि जिनका मास नंबर, अगर यहां पे हम बात करें जिनका मास नंबर, इससे बाइंडिंग एनर्जी कर्व से अपने को क्या पता चल रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन देखी, जिनका मास नंबर ए जो है लेस देन 20 है, वो न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल है, वो न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप चेक करोगे, देखो हाइड्रोजन की 2 और 2 से भी कम जा रही है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो ट्राइटियम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी 4 से 2 के बीच में, 4 और 2 के बीच में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी है ये, ठीक है। तो देखेंगे तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ही कम है। अब अगर मास नंबर 20 से नीचे के न्यूक्लियाई को देखें तो उनमें से कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं जिनका हम ये कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ज्यादा है एज विद रिस्पेक्ट टू, हम डिस्कस करें उनके नेबरिंग एलिमेंट के साथ में। तो देखिए यहां पीक पे मुझे एक तो हीलियम मिल रहा है, पीक पे एक हीलियम मिल रहा है, एक कार्बन 612 और एक ऑक्सीजन, ठीक है। जो तीन पीक बन रही है, इन तीन पीक के ऊपर बिलो ए मास नंबर लेस देन 20, almost all nuclei are unstable है, एक्सेप्ट कौन कौन से आ जाएंगे, हीलियम 24, उसके बाद कार्बन 612 और एक बच गया हमारा ऑक्सीजन 816। ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है अपने नेबरिंग एलिमेंट के कंपैरिजन में हम बात करें तो। उसके बाद में आप देखोगे कि हीलियम के बाद में लिथियम का फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो गया, फिर कार्बन का ज्यादा है, फिर कार्बन के बाद में नाइट्रोजन देखें तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हुए एज विद रिस्पेक्ट टू कार्बन और ऑक्सीजन। अगर बात करें तो नाइट्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हम ऑक्सीजन के आइसोटोप 818 की अगर बात करें तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी ये 818, ऑक्सीजन 18 मास नंबर जिनका 18 है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फिर कम है। इसी तरीके से सल्फर की फिर इंक्रीज होगी, फिर आयरन की सबसे ज्यादा है, ठीक है। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है और ये लगभग जो है आप देखोगे 8 इसकी बाइंडिंग एनर्जी आयरन की अगर हम बात करेंगे तो ये लगभग 8.5 के अराउंड है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो इसका मतलब कहने का यह है कि आयरन का जो न्यूक्लियाई है वो बहुत स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल हम न्यूक्लियाई मान सकते हैं। उसके बाद में अगर आप देखो कि 20 के बाद में मास नंबर 20 से लेकर के लगभग हम बात करें 150 या 180 तक, लगभग हम अगर बात करें तो न्यूक्लियस का जो है स्टेबिलिटी ज्यादा है। उसके बाद में फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि खास करके जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रीजन है, उस इंपॉर्टेंट रीजन की बात करें तो एक तो ये ए लेस देन 20, दूसरा केस जो है हम ध्यान करें तो ए जो है जिसका मास नंबर ए लेस देन 180 हम कर सकते हैं और ग्रेटर देन 20। तो इसमें जो है मोस्टली स्टेबल न्यूक्लियाई है, सारे के सारे स्टेबल न्यूक्लियाई मिलेंगे अपने। इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम लगभग अगर बात करें तो इनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन के अराउंड मिलेगी। इन सब की अब हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी करेंगे बात, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की अगर बात करें तो वो कितनी है इन सारे न्यूक्लियाई की, जो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 20 और 180 के बीच में आता है
तो अप्रोक्सीमेट हम बात कर सकते हैं कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आयरन की अगर बात करें तो उसमें आयरन की सबसे ज्यादा है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, पर न्यूक्लियन। ये स्टेबल है। और अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है उसकी बात करते हैं। तीसरा जो हिस्सा है हमारा इसके लिए, तीसरा है जिसका मास नंबर ग्रेटर देन 180 की अगर बात करें तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। देखिए यूरेनियम 238 की 8 से बिलो आ गई, और आगे फर्दर हम जाएंगे तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और कम होती चली जाएगी। तो इनकी अनस्टेबिलिटी के पीछे क्या रीजन है वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि हम इस सिर्फ कर्व से अपने को क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, उस ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये मेनली ऑब्जर्वेशन है कि यहां पे भी न्यूक्लियाई क्या है, अनस्टेबल है। आर अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल है। लेकिन अब इनकी अनस्टेबिलिटी क्यों है, क्योंकि इनका न्यूक्लियस का साइज बढ़ गया है। और जो मॉलिक्यूलर, अगर हम न्यूक्लियर फोर्स की रेंज की अगर बात करें वो 10⁻⁻15 है, तो रेंज कम है इसकी बहुत ही। न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो गैप है वो डेफिनेटली अफेक्ट होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और उसके चलते जो है न्यूक्लियर फोर्स वीक हो जाएगा और उनके प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी रेंज उस न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा होती है। तो इन न्यूक्लियस के स्टेबल अनस्टेबल होने के पीछे ये रीजन है। अब बात करते हैं कि इनके स्टेबिलिटी गेन करने के लिए न्यूक्लियस क्या करेगा। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए खास करके यहां पे जो ये रीजन है, एक तो मैंने अभी डिस्कस किया कौन से वाला, ये वाला जिसका हमने कहा कि एटॉमिक नंबर लेस देन 20 है, और दूसरा ये कहा कि एटॉमिक नंबर जिनका 180 या 200 से ज्यादा है, उन मास नंबर के न्यूक्लियाई की हम अगर बात करें तो उनके अंदर अनस्टेबिलिटी ज्यादा है। उनको स्टेबल करने के लिए क्या किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। अब इन न्यूक्लियर रिएक्शन के पीछे कौन सी तरह, दो तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जिनमें न्यूक्लियस का पार्टिसिपेशन होता है, उनको न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। दोज रिएक्शन इन विच न्यूक्लियस टेक्स पार्ट, हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस। और न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह की होती है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अब बात आती है कि ये लाइटर न्यूक्लियाई है, तो ये कौन सी रिएक्शन करे। तो हम इसके बारे में अगर बात करें तो ये जो न्यूक्लियाई है, ये सारे न्यूक्लियाई कौन सी रिएक्शन करेंगे, ये करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि लाइटर न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियस क्या करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे, और जबकि ये जो न्यूक्लियाई है सारे, ये क्या करेंगे, न्यूक्लियर फिजन करेंगे, न्यूक्लियर फिजन करेंगे। अब फिजन और फ्यूजन का मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। देखो फ्यूजन का मतलब क्या है कि जो लाइटर न्यूक्लियाई है, जो अनस्टेबल लाइटर न्यूक्लियाई है, दे विल फ्यूज टुगेदर, एक दूसरे से कोलैप्स करेंगे और एक बड़ा स्टेबल न्यूक्लियाई बनाएंगे विद द रिलीज ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जो स्मॉलर न्यूक्लियाई है, जैसे हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन का जो प्रोटियम है, 4 प्रोटियम मिलकर के एक हीलियम बनाएगा 2 4, ठीक है, और प्लस में 2 पॉजिट्रॉन निकल गए, ठीक है, और प्लस में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, जो सन के अंदर जनरली चलती है। स्टेलर एनर्जी के बारे में अगर बात करें तो ये रिएक्शन फॉलो करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। 4 लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म ए बिगर न्यूक्लियाई दैट इज हीलियम, ठीक है। तो जितने भी हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोल रहे हैं। और हीलियम अपने को पता है कि अपने नेबरिंग एलिमेंट से ज्यादा स्टेबल है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर आप देखोगे तो ज्यादा है, वो 6 से ऊपर चली गई, तो इसलिए वो लाइटर न्यूक्लियाई एक दूसरे से फ्यूज करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे। न्यूक्लियर फिजन क्या है, न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है एक बड़ा अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्प्लिट अप होगा इनटू 2 और मोर स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर। एक बड़ा अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या करेगा, स्प्लिट अप हो जाएगा 2 या 2 से ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई में, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी
जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है जनरली ज्यादा होगी एज कंपेयर टू देयर पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, अब यहां पे देखिए मास नंबर जिनका ग्रेटर देन, हम बात कर रहे हैं 180 या 200, तो जैसे यूरेनियम हो गया, यूरेनियम की रिएक्शन अगर आपने पढ़ी है तो बेरियम और क्रिप्टॉन में वो टूटेगा और साथ में 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, और वहां पे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये रिएक्शन सन के अंदर चलती है। ठीक है, और हम यहाँ पे जो मैंने अभी न्यूक्लियर फ्यूजन की बात की जिसमें यूरेनियम 235 जो है स्प्लिट अप होता है बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर, और ये रिएक्शन जो है हम जनरली न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर करवाते हैं। ठीक है, तो ये था बाइंडिंग एनर्जी कर्व और बाइंडिंग एनर्जी कर्व के इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो है बिल्कुल टिप्स पे हो गए होंगे। और क्या था आज का टॉपिक, शुरुआत से एक बार फिर रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मास डिफेक्ट के बारे में, स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की डिस्कस की थी जो पहले भी पढ़ी थी हमने। उसके बाद मास डिफेक्ट हमने स्टडी किया। ठीक है, कि भाई मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या है। उसके बाद हमने पैकिंग फ्रैक्शन स्टडी किया, पैकिंग फ्रैक्शन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के साथ में क्या रिलेशन है, और बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और बाइंडिंग एनर्जी कर्व का जो बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी कर्व को हमने डिटेल में स्टडी किया और उसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या है वो सारे आपको बिल्कुल टिप्स पे रखने हैं। तो होप कि आपको आज का लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ बने रहिए एग्जाम हट टीम के साथ में और लगे रहिए अपने सपनों को साकार करने के लिए। जय हिंद, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में।